ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मिड डे प्राइम में हम तमाम ताजा तरीन खबरें आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से पल पल बदल रही है देश की सियासत, किस तरह से मोदी सरकार 3.0 के गठन की तैयारियां तेजी से चल रही है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से बीजेपी की जो तैयारियां हैं, उनकी जो बैठक है उसमें क्या कुछ खास हो रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे राज्यों में जो राजनीति है, उड़ीसा की और आंध्र प्रदेश की, खास तौर पर आपको जानकारी देंगे दिल्ली में जल संकट का क्या समाधान निकाल रहा है सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ होगी खेल जगत की भी खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं मिड डे प्राइम में क्या है सुर्खियां। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी के बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर दल के नेताओं की अहम बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद, आगे की रणनीति पर मंथन जारी। एनडीए की ओर से जल्द पेश होगा सरकार बनाने का दावा, दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक कल, नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा नेता, इलेक्शन कमीशन आज राष्ट्रपति को सौंपेगा सांसदों की लिस्ट। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, सभी का जताया आभार, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आवास पर अहम बैठक, एनडीए की बैठक के विषयों पर चर्चा जारी, आगे की रणनीति पर भी चर्चा जारी। इंडी गठबंधन ने फिलहाल विपक्ष में बैठने का लिया फैसला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सही समय पर लेंगे सही फैसला, विपक्ष के नेताओं के भी मेलजोल का सिलसिला जारी। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश, हथनी कुंज बैराज के रास्ते दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी, कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी न होने का दिया निर्देश। आज आखिरी बार भारतीय फुटबॉल टीम की अगुवाई करने मैदान में उतरेंगे सुनील छेत्री, फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग में कुवैत के खिलाफ मुकाबले में छेत्री को जीत के साथ विदाई देने की टीम की चाहत। तो सबसे पहले मोदी सरकार 3.0 की तैयारियों की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हुई थी, अब उसके बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हैं, और बीजेपी की जो एक बैठक है वो लगातार जारी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह अहम बैठक हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं इस बैठक में, और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, जिसके बाद देश में एक बार फिर से मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। वह इस बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक जारी है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी शामिल है।
तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक जारी है और इस बैठक के मंथन में दरअसल क्या रणनीति होगी और किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी आगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। और मोदी सरकार 3.0 की तैयारियों के बीच अब पिछला जो कल का दिन था वो भी बेहद अहम था और आगे आने वाला कल यानी कि 7 तारीख भी बेहद अहम रहने वाली है, जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक कल होगी, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े से काफी पार निकल चुकी है। 292 का आंकड़ा एनडीए का है। और इससे पहले नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जो बेहद अहम रहा। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिलाओं, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। तो 292 के आंकड़े के साथ एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है और मोदी सरकार 3.0 बनाने की तैयारी जोरों पर है। कल एनडीए के संसदीय दल की बैठक है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम पर और ये जो पूरा सियासी कवायद चल रही है, तमाम प्रक्रियागत कवायद है और तमाम सियासत भी है इसमें। इस पूरी प्रक्रिया पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के शैलेंद्र, आज किस तरह से आज का दिन जो है वो अहम रहने वाला है? बीजेपी की बैठक तो फिलहाल जारी है। देखिए, सुबह 10:30 बजे के बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही थी। अब से थोड़ी देर पहले कई और नेता पहुंचे हैं। पीयूष गोयल पहुंचे हैं, प्रहलाद जोशी पहुंचे हैं, मनसुख मांडविया, बीजेपी संगठन की तरफ से तरुण चुग। तो अब देख रहे हैं कि नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। चूंकि विचार विमर्श का एक दौर होना है बीजेपी के एनडीए सहयोगियों के साथ और एनडीए की तरफ से भी कुछ जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। तो उसकी एक प्राथमिक चर्चा सरकार गठन से पहले बीजेपी के नेताओं को करनी है। अब क्या चाहते हैं एनडीए के सहयोगी नेता टीडीपी और जेडीयू, वो बात भी धीरे धीरे सामने आ रही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनको अधिकृत भी किया गया है कि बातचीत करके एक तरह से मोटा मोटी फाइनल कर लें, जिससे कि कल जब एनडीए की बैठक हो संसदीय दल की, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाना है। ठीक उसके बाद थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दावा पेश करने के लिए। उससे पहले की एक कवायद पूरी हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि मंत्री कौन होगा ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, प्रधानमंत्री पद का होता है। तो ऐसे में सहयोगियों को कितनी सीट दी जानी है मंत्रिपरिषद में, क्या वो चाहते हैं, निश्चित तौर पर कोई फॉर्मूला क्या जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है शैलेंद्र, कि क्या कोई फॉर्मूला तय किया गया है कि सहयोगियों को किस तरह से अकोमोडेट करेंगे, कौन मंत्री बनेगा? ये तो शायद तय बाद में होगा, लेकिन कम से कम किस तरह से मंत्रालय बांटे जाएंगे, किस सहयोगी को क्या कुछ मिलेगा, ये भी एक देखने की बात होगी। देखिए, इसमें दो बातें सामने आ रही है। पहली बात तो जो सहयोगी है जिनकी सदस्य संख्या 1 या 5 से नीचे है, उनको एक मंत्री पद दिया जाए, ये एक तरह से देखिए चर्चा है। यानी कुछ ऐसे सहयोगी भी हैं जो सिर्फ अकेले जीते हैं, आप चौंकेंगे नहीं कि हो सकता है कि उनको भी मंत्री बना दिया जाए क्षेत्रीय जरूरत या फिर एनडीए के पुराने सहयोगी होने के नाते। और जिन सहयोगियों की संख्या जेडीयू या टीडीपी 10 से ऊपर है, यानी 2.5 से ऊपर है, तो उनको कम से कम 2 मंत्री पद और 10 से ज़्यादा ऊपर होने पर एक राज्य मंत्री भी क्या दिया जा सकता है, ये इस पर एक चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ ये भी चर्चा हो रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद किसी सहयोगी को दिया जा सकता है क्या। लेकिन आप देखिए, जो बात मीडिया में चर्चा हो रही है कि अब महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगे हैं टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी ने, देखिए वो कोई पुष्टि उस पर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बड़े एनडीए के सहयोगियों को
कितने उनके मंत्रिपरिषद में सदस्य रखे जाएं, इसको लेकर एक प्राथमिक चर्चा हो रही है। एनडीए के सहयोगी जेडीयू और नीतीश कुमार और साथ ही साथ जो है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से इसको लेकर बातचीत होगी आज शाम तक, ये बहुत संकेत मिल रहे हैं। और उसके लिए जो पहले की कवायद है वो हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर देख रहे हैं। क्योंकि एनडीए के सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी को ये भी तय करना है कि राज्यवार कितने उसके मंत्रिपरिषद में सदस्य होने चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की बात है, या जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, भले ही वहां पर प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा तो वहां और मजबूत किया सकता है। तीसरी बात ये जो कही जा रही है कि दक्षिण और पूर्वी भारत से, यानी उड़ीसा और आप बात करें कर्नाटक या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी, वहां से क्या मंत्रियों की संख्या इस बार बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी का बहुत जोर दक्षिण पर रहा, केरल, तमिलनाडु, इन सब राज्यों पर, तो हम देखेंगे कि वहां से जरूर मंत्री बनाए जाएंगे। संख्या उनकी 2019 के मुकाबले बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरा फोकस रहेगा। जी, एक बात और समझना चाहेंगे, आज की जो बीजेपी की बैठक है उसमें किस चीज के ऊपर फोकस है? आज की जो अभी बैठक चल रही है, तो देखिए इस बैठक में जो 3 मंत्री जिनको अधिकृत किया गया, 3 बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन तीनों को ये जिम्मेदारी दी गई एनडीए के उसमें कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी एक तरह से देखें इच्छा क्या है, कितनी भागीदारी वो चाहते हैं। तो ये तीनों नेता एनडीए के सहयोगी दलों, खासतौर पर जेडीयू, टीडीपी और बाकी दलों से जो सिंधे है, शिवसेना, इन सबसे बातचीत करेंगे। प्राथमिक बातचीत हो रही है, इसलिए यह बैठक की गई। लेकिन इसमें अब बाकी नेता पहुंच रहे हैं, तो राज्यवार कितना प्रतिनिधित्व हो सकता है और आगे क्या तैयारी सरकार बनाने को लेकर है, वो भी चर्चा हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं संगठन से आप बने रहिए हमारे साथ, पहुंच गए पीयूष गोयल। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल देश भर में बड़ी सियासी हलचल के बीच मुंबई में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार की पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हो रही है। और दरअसल ये बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में सांसद सुनील तटकरे, मंत्री दिलीप वागले पाटिल, मंत्री छगन भुजबल और जो दूसरे तमाम मंत्री थे वो इसमें शामिल रहे, और जो तमाम पार्टी के नेता थे वो भी शामिल रहे। तो कई लिहाज से ये बैठक भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार के आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक रही। और वही उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का भी बड़ा बयान आया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदर्शन पर राउत ने कहा है कि अगर यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनका साथ न होता तो कांग्रेस इतनी बड़ी संख्या में जीत हासिल नहीं कर सकती थी, इतनी सीटें नहीं मिल पाती। हालांकि राउत ने यह भी कहा है कि जो महाविकास अघाड़ी है वो मजबूती के साथ काम करती रहेगी। महाविकास अघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 30 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस का 13 सीटों पर कब्जा हुआ है। तो महाराष्ट्र की सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ का योगदान है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जहाँ जहाँ एनसीपी पवार साहब के, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज़्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारी वहाँ वोट्स है। और बात आंध्र प्रदेश की सियासत की, जहां विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी के नेता पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के आवास पर नवनिर्वाचित सांसदों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक के बाद तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए सांसद दिल्ली रवाना होंगे। तो पहले यहां एक बैठक हो रही है और उसके बाद सांसद दिल्ली रवाना होंगे। तो चंद्रबाबू नायडू के आवास पर विजयवाड़ा में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल। और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इस बैठक की हैं। तो आंध्र प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज है।
पवन कल्याण ने बैठक की है और चंद्रबाबू नायडू की बैठक अपने सांसदों के साथ जारी है। तो पवन कल्याण का जो परफॉर्मेंस रहा है वो शानदार रहा है। 2 लोकसभा की सीटें उन्होंने लड़ी थी, वो दोनों पर उन्होंने जीत हासिल की। 21 विधानसभा की सीटें लड़ी थी और 21 सभी सीटों पर जीत हासिल किया। तो 100% उनका परफॉर्मेंस रहा है। और जो चंद्रबाबू नायडू का परफॉर्मेंस है वो भी बेहद शानदार रहा है। बीजेपी का परफॉर्मेंस वो भी शानदार रहा है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता विजयवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, किस तरह की सियासी हलचल वहां पर चल रही है अब जबकि दिन तारीख तय हो गया है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का? जो सियासी हलचल है अब वो इस बात पर भी फोकस होगा कि आखिर कौन मंत्री बनेगा, और उसके साथ ही साथ चूंकि उनकी एक बड़ी भूमिका अब एनडीए सरकार में भी है, तो सांसदों के साथ का जो बैठक है उसमें क्या कुछ निकल कर आने वाला है? निखिल, देखिए, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की राजनीति का केंद्र चंद्रबाबू नायडू है और चंद्रबाबू नायडू का यही वो आवास है जहां अमरावती का, जहां पर इस समय सुबह से एक गहमा गर्मी है। और इस समय मैं बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू ने सभी इलेक्टेड जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको ऑफिशियल बुलाया था और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए, मीटिंग अभी भी चल रही है। और इस बीच में एक बड़ी खबर यह आ रही है, जो अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय हो गई थी, उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर 12 तारीख को शपथ लेंगे। ये इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर यही है कि अब वो 12 तारीख को शपथ लेंगे, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू वो 9 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली गए और दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और जब वो लौट के आए सांसदों के साथ जो मीटिंग की, उसमें यह तय किया गया कि जब एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ले लेंगे उसके बाद वो राज्य में शपथ लेंगे। और चूंकि नरेंद्र मोदी 12 तारीख को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तारीखों का बदलाव किया है और अब ये तारीख जो है 12 तारीख को बताई जा रही है। और ये लगभग स्पष्ट खबर है कि 12 तारीख को राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। पहली बड़ी चीज ये। और दूसरी बड़ी चीज ये मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के अलावा जब सांसदों से वो बातचीत कर रहे हैं तो कई अहम मुद्दों पे इस वक्त चर्चा हो रही है। और मैं बता दूं कि ये काफी रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया है। कल तक मीडिया को अंदर जाने की भी छूट थी, लेकिन आज सुबह से ही चंद्रबाबू नायडू के इस अमरावती आवास पर मीडिया को बैरिकेडिंग के बाहर खड़ा कर दिया गया है। और सिर्फ वो गाड़ियां अंदर जा रही है जिसमें नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको बाकायदा आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वो सभी सांसद मौके पर पहुंचे हैं। और जो अंदर से खबर है वो यह है कि चंद्रबाबू नायडू उन 16 सांसदों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। ऐसा भी बताया गया कि जो सांसद उपस्थित नहीं हुए हैं मीटिंग में, उनको जूम के साथ जोड़ा गया है और उन सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है अंदर से कि जिस तरह से एनडीए में उनकी भूमिका होगी, क्योंकि चंद्रबाबू को पता है कि नंबर 2 की पोजीशन पे एनडीए पे वो है, लगातार 16 सीटों के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उन पे है और एनडीए के मजबूत घटक दल के तौर पे वो इस वक्त मौजूद है एनडीए में। तो वो तमाम इंपॉर्टेंट इशू जिस पर चर्चा होनी है और कल जो प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी मीटिंग हुई और जो एनडीए के घटक दल में तय हुआ, उसकी जानकारी भी उन्होंने अपने सांसदों को दिया और आगे की स्ट्रेटेजी भी तय किया। और उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि चूंकि कल एनडीए की एक अहम बैठक दिल्ली में है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद सभी नवनिर्वाचित सांसद यहां से निकलेंगे और हो सकता है आधे से ज्यादा सांसद तो रात को ही यहां से दिल्ली के लिए निकल जाएं। तो संपर्क टूट गया है हमारा अमरेंद्र गुप्ता के साथ में, नेटवर्क इशू रहता है कई बार, लेकिन जो बातें उन्होंने बताई वो बेहद महत्वपूर्ण है। पहली महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई कि अब चंद्रबाबू नायडू 9 तारीख को जो पहले शपथ लेने वाले थे वो उसकी तारीख टाल दी गई है और अब वो 14 तारीख को शपथ लेंगे। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो चाहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लें, उसमें वो शिरकत करें और उसके बाद फिर वो स्वयं शपथ लेंगे। उसके अलावा एक बात और बताई गई कि आज शाम को, आज देर रात तक तमाम यानी आधे से ज़्यादा, जैसा कि अमरेंद्र हमारे संवाददाता ने बताया कि आधे से ज़्यादा जो सांसद हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और बाकी सांसद जो है वो सुबह
दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एनडीए की जो संसदीय दल की बेहद महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, उस बैठक में भाग लेने के लिए। तो आगे की जो दिशा निर्देश हैं वो सांसदों से को दिए गए हैं और उनके साथ में विस्तार से चर्चा हुई है, विधायकों के साथ भी चर्चा हो रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में उनकी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आपसी और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने विश्वसनीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी सहित साझा अमेरिकी भारत प्राथमिकताओं पर नई सरकार को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नई दिल्ली में आगामी यात्रा पर भी चर्चा की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उनको बधाई दी और भारत और अमेरिका के रिश्तों को और आगे ले जाने के लिए, उसको मजबूत स्तर पर ले जाने के लिए बातचीत की। और ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इब्राहिमो लूला डे सिल्वा ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की और एक्स पर पोस्ट किया कि इस सतत विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की में तीसरे कार्यकाल की बधाई। ब्राजील और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अब अन्याय का मुकाबला करने और कुछ भूख और बर्बादी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील में G20 और ICMA शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद जताई। ICBSA जो शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद जताई। और एंटनी ब्लिंकन ने, अमेरिका के विदेश सचिव ने ट्वीट किया भारत सरकार के साथ में उन्होंने लिखा कि 650 मिलियन मतदाताओं की सराहना करता हूं जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। अमेरिका भारत सरकार के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। 650 मिलियन मतदाताओं की सराहना करता हूं जिन्होंने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। तो दुनिया भर से बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं। और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भी बधाई संदेश भेजा है कि जैसे जैसे यूरोपीय संघ अपने चुनावों की ओर बढ़ रहा है, मैं यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर जो सहयोग है उसकी बात करती हूं। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। मैं यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर उपयोगी साझेदारी की आशा करती हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संपन्न 18वीं, अभी जो हाल में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर दुनिया भर के नेताओं के बधाई संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। और उन्होंने ट्वीट किया कि आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति एडवर्ड्स रिंकेविक्स। हम लातविया के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं और इस साझेदारी को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। तो लातविया के राष्ट्रपति के बधाई संदेश का जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि हम उनकी दोस्ती को महत्व देते हैं और अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हाल के चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी को बधाई देने के लिए रानिल विक्रमसिंघे ने फोन किया और उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण जो उनको दिया गया था, एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कि वो इसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। और नए सांसदों का दिल्ली के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का निर्धारित स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चिन्हित स्वागत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
नवनिर्वाचित सांसदों का देश की राजधानी दिल्ली में आना शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए लोकसभा सचिवालय ने खास तौर पर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है। उनके लिए स्वागत केंद्र बनाए हैं। आप यहां देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर खास तौर पर लोकसभा सचिवालय ने एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये स्वागत केंद्र है, जहां पर जो भी नए सांसद चुनकर आ रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के पुनः जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके लिए भी सहायता के लिए विशेष तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र, ताकि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खास तौर पर ऐसे सांसद जो पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनकी कार की व्यवस्था भी लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई है। खासतौर पर कुछ नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनके लिए खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बेंगलुरु मध्य से बीजेपी सांसद पीसी मोहन चौथी बार संसद पहुंच रहे हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पीसी मोहन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भी बेहद सफल रहेगा। Very happy get elected for the 4th time continuously with the achievements of Shri Narendra Modi ji's government. For the last 10 years, we could successfully implement in our constituency in Bangalore as well as Karnataka. So I could win also. Position, they have to tell something. Our good achievements are there that we have focused and we have succeeded also in it. Under the leadership of Narendra Modi ji, it will be stable and it will be a able government, a good governance for the last 10 years. How Shri Narendra Modi ji has given, in future also he will give the same thing. और बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले में कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे के बाद की मांग को लेकर के बीजेपी ने राजभवन में तक मार्च निकाला है। इस मार्च में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ साथ मंत्रालय का भी इस्तीफा मांगा है। साथ ही राज्यपाल को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम मौजूद हैं बेंगलुरु से। आयशा, समझना चाहेंगे ये पूरा मामला और बीजेपी कार्यकर्ता इतने आक्रोशित हैं, क्या वजह है? विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निखिल, ये बहुत बड़ा स्कैम है और क्योंकि इसमें 180 करोड़ से ज़्यादा पैसों का जो है लेन देन का मामला सामने आया है। और बीजेपी का ये आरोप है कि जो वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, जो खासकर SC ST लोगों के लिए लोन्स देना, उनके एजुकेशन के लिए लोन्स देना और तमाम फैसिलिटीज़ के लिए ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम करता है। तो ऐसे में ये जो आरोप लगा है, इस दौरान इसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक अकाउंटेंट जो है वो मजबूर होकर आत्महत्या कर लेता है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले में इस कॉरपोरेशन में जुड़े तमाम अधिकारी शामिल हैं। और इस खास बात ये भी है कि इस कॉरपोरेशन में 10 से ज़्यादा फिक्टिशियस अकाउंट्स बनाए गए और इन अकाउंट्स में अलग अलग तरह से पैसे ट्रांसफर कर लिए गए, अवैध तरीके से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और यही बात जब सामने आई तो इस डेवलपमेंट का जो अकाउंटेंट है चंद्रशेखर, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो अकाउंट्स बने थे, ये जिस तरह से अवैध तरीके से 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, ये बिना इस क्षेत्र के मंत्री के इशारे के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि अब नागेंद्र जो मंत्री हैं, यूथ और ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। और लगातार बीजेपी इस समय भी राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से यही मांग कर रही थी कि नागेंद्र का इस्तीफा होना चाहिए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा होना जरूरी है इस पूरे स्कैम में और ये पूरा मामला CBI को सौंप देना है। जी, राज्य सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है आयशा?
जी, आप थोड़ा समय ले सकती हैं। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। हालांकि लगातार नागेंद्र से मुख्यमंत्री बातचीत भी कर रहे हैं और ये मामला जो है अब एसआईटी को सौंप दिया गया है। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जी, एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में एसआईटी की जांच पूरी होने तक इसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि यूनियन बैंक, जिस बैंक में ये तमाम अकाउंट्स बनाए गए थे, यूनियन बैंक ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। तो ऐसे में एक केस का मामला जो है 2 एजेंसियां जांच नहीं कर सकती। यही वजह है कि बीजेपी मांग कर रही है कि इस पूरे मामले को तुरंत सीबीआई को सौंप देना चाहिए और जल्द से जल्द नागेंद्र का इस्तीफा लेना जरूरी है। इस वक्त नागेंद्र मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि मुख्यमंत्री ने उनके इस्तीफे को लेकर क्या फैसला किया है। जी, लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही ठीक इस तरह का मामला सामने आना, किस तरह से राज्य की सियासत पर इसका असर देख रही हैं आप? जी देखिए, ये लगातार शुरू से कांग्रेस सरकार घेरे में है और बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही कांग्रेस सरकार पर, लेकिन इस बार बीजेपी के पास पुख्ता सबूत है इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। पुख्ता सबूत, इसके अलावा एक अकाउंटेंट की आत्महत्या हो जाती है, इस अकाउंटेंट का डेथ नोट है। तो जाहिर सी बात है, जो भ्रष्टाचार का मामला बीजेपी ने उठाया था विपक्ष के तौर पर, यह मामला अब सबूतों के तौर पर सामने आ रहा है। तो अब जबकि चुनाव खत्म हो गए हैं, तो जाहिर है बीजेपी का कहना है कि ये जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस सरकार को घेरा है, ये लड़ाई जो है 4 फेसेस में और बीजेपी इसको आगे बढ़ाएगी और जब तक मुख्यमंत्री नागेंद्र का इस्तीफा नहीं ले लेते तब तक ये मांग जारी रहेगी और कांग्रेस सरकार को घेरते रहेंगे। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये कर्नाटक में अभी ये मामला आगे चलने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली महत्वपूर्ण बैठक है। और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्ते रहे हैं। अभिषेक और अखिलेश की मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद रहे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात इस लिहाज से भी कही जा रही है कि दिल्ली में जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं वो भी आपस में मुलाकात कर रहे हैं, तो इनके कई सियासी माने भी ढूंढे और निकाले जा रहे हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। Here gravity and physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कल से 137 क्यूसेक पानी छोड़ेगा और दिल्ली की हथनी कुंज बैराज के रास्ते ये अतिरिक्त पानी जो है वो मिलेगा दिल्ली को। दरअसल हथनी कुंज बैराज जो हरियाणा में है उसके माध्यम से मिलेगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि हिमाचल पानी देने के लिए तैयार है, जबकि हरियाणा ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि हिमाचल प्रदेश 150 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार है तो हरियाणा को आखिर क्या दिक्कत है।
कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया जाएगा इस पूरे मामले में। कोर्ट ने हरियाणा को सहयोग करने को कहा है। वहीं अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सख्त टिप्पणी भी की और कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी ना हो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने इसके लिए अगर जरूरत पड़ी और उन्होंने कहा कि यमुना रिवर बोर्ड की ओर से सुझाए गए जो सुझाव हैं उस पर भी अमल करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण फैसला ये कहा जाएगा। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी मौजूद हैं। विकास, किस तरह से इस पूरे फैसले का आकलन करेंगे और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि दरअसल अदालत ने क्या कुछ कहा है अपने फैसले में, यानी कि उसका विस्तार बिल्कुल निखिल, इससे पहले वो समझना चाहेंगे। जी निखिल, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक मीटिंग कन्वीन करने के लिए कहा था अपर यमुना रिवर बोर्ड की, और उसकी जानकारी आज कोर्ट को दी गई कि उस मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई। तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर दोहराया कि उनको अतिरिक्त पानी देने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनके पास रिजर्वायर में इतना मौजूद है, जलाशय में इतने पानी है कि वो दिल्ली की मांग को पूरा करने के लिए, रिलीज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें हरियाणा की तरफ से कुछ आपत्ति थी। हरियाणा ने एक तो मीटिंग में कुछ बहुत स्पष्ट अपना उत्तर नहीं दिया था, और यहां पर आज सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि ये कैसे सुनिश्चित होगा कि 137 क्यूसेक पानी हिमाचल ने रिलीज कर दिया है और हरियाणा के हिस्से का जो पानी है उसमें किसी तरह की कटौती नहीं हो रही है जब दिल्ली को ये पानी दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी आपत्तियां हैं उनको देखने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड के सदस्य ये इंश्योर करेंगे कि जितना पानी हिमाचल ये कह रहा है कि वो अतिरिक्त छोड़ेगा उतना पानी दिल्ली के लिए दिया जाए, और ये रिवर बोर्ड ही इसको सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाणा जो आपत्ति जो भी जाहिर कर रहा है वो ठीक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमको जरूरत पड़ी तो हम सीधे डायरेक्शन चीफ सेक्रेटरी को भी दे सकते हैं कि वो किसी तरह की रुकावट ना डालें और इसमें पूरी तरह मदद करें, जो पूरा ये प्रोसीजर है उसमें सहायता करें। किस ऑर्डर में कहा है कि अगले 1 महीने तक 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलेगा। हिमाचल से ये हथिनी कुंड बैराज के जरिए दिल्ली तक पहुंचेगा। इसके अलावा एडिशनल जो कुछ बातें थी जिनमें यह था कि दिल्ली में पानी की बर्बादी बहुत है, उस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की कि तो थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, लेकिन अपनी बात लगभग पूरी कर दी विकास ने। और विकास ने यह साफ तौर पर बताया कि हथनीकुंड बैराज के रास्ते अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने के लिए कहा गया है। 137 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश कल से दिल्ली के लिए छोड़ेगा। ये तस्वीरें जो है वो दिल्ली में जल संकट किस तरह से बरकरार है इसको दिखाने के लिए काफ़ी है। और साथ ही साथ कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी दिल्ली में जल की बर्बादी को लेकर के भी कहा है। दिल्ली सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से जो पानी की बर्बादी है उसको रोकना पड़ेगा। और खबर पश्चिम बंगाल में से, जहां के कूच बिहार में मतगणना के बाद जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हुए। घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया और उसमें टीएमसी की भूमिका का आरोप लगाया है। पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा करने का भी अनुरोध किया है। तो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जानकारी दी है। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसकी जानकारी दी है। पत्र में राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र किया है शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में। और देश के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में एक के बाद एक एनएसई में बुधवार को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एनएसई ने एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा ऑर्डर और ट्रेड हैंडल कर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एनएसई के एमसी और सीईओ आशीष कुमार चौहान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी।
देश की सबसे बड़ी एक्सचेंज ने वो कर दिखाया जो अभी तक दुनिया में कोई भी एक्सचेंज नहीं कर पाई है। दरअसल एनएससी ने देश में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए महज 6 घंटे 15 मिनट की ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कल के कारोबारी दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 6 घंटे और 15 मिनट सिंगल ट्रेडिंग डे में 1971 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। एनएससी का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 2,488 करोड़ रुपए हो गया है। अर्थशास्त्री और इग्रो के सीईओ डॉक्टर चरण सिंह का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों से अधिक मजबूत है, इसलिए भारतीय स्टॉक मार्केट में भी गिरावट वक्ती थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। The stock market should be good. And if you look at the foundation of the economy, which is strong and robust, if you look at the growth processes which have already started, are long lasting, capital expenditure is high, the economy should be doing well. Even the data released recently on gross fixed capital formation, which is investment, has a long term implication. That's also very good. The gross fiscal deficit is also in a very good limit. Globally speaking, there is no country today in the world which compares with India. Our growth rate, our performance, our strength. The stock market should continue to be robust and there should not be a cause of worry. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना साल 1992 में की गई थी और इसका संचालन साल 1994 में शुरू हुआ। दिसंबर 2023 तक मार्केट कैप के हिसाब से एनएससी दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। जनवरी 2024 में इसका और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप कुल 4.33 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जिससे भारत दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के दौर में यूपीआई लोगों के लिए लेन देन का सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प बन गया है। ये विकल्प अब साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में भी जल्द ही देखने को मिलेगा। दरअसल एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने यूपीआई जैसी पेमेंट सिस्टम को पेरू देश में लागू करने के लिए साझेदारी की है। एनपीआईएल ने अपने एक बयान में कहा है कि यह सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें पेरू साउथ अमेरिका में यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। एनपीसीआई ने इंटरनेशनल ने के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितेश शुक्ला का कहना है कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य पेरू के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले यूपीआई जैसी प्रणाली विकसित करने के लिए भुगतान नियामक ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया था। इस साल फरवरी में श्रीलंका में भारत की यूपीआई सेवाएं शुरू की गईं, जिसमें भारतीय यात्री यूपीआई ऐप का उपयोग करके श्रीलंका में बिजनेस प्लेस पर क्यूआर कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा मॉरिशस में भारतीयों के लिए बिना किसी परेशानी के रुपयों का भुगतान करने के लिए रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी लॉन्च की गई। तो दुनिया के तमाम देशों में यूपीआई के जरिए जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। और एनपीसीएल ने यूपीआई भुगतान के लिए पेरू के केंद्रीय बैंक से करार किया है। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर है इस लिहाज से भी। तो विदेशों में भी भारतीय यूपीआई का अब जलवा देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे खेलों की, और खेलों की खबरों को जानने के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी गौरव का। शुक्रिया निखिल। और जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इस समय T20 वर्ल्ड कप का जो रोमांच है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और ऐसे में भारत ने ICC T20 विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। न्यूयॉर्क में खेले गए प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 97 रन के आसान से नजर आ रहे लक्ष्य को टीम इंडिया ने 46 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। रोहित ने 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन की शानदार पारी खेली। वहीं चोट से उबरकर लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली केवल 1 रन बना सके। प्रतियोगिता में अपने
दूसरे मुकाबले में भारत का सामना अब रविवार को यानी 9 जून को पाकिस्तान से होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में जीत के साथ आगाज किया। ऐसे में भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस इस जीत को टीम इंडिया की एकजुटता की जीत के रूप में देख रहे हैं। भारत का पहला मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एक तरह से बेहतरीन रहा। पहले ही मैच में उन्होंने आयरलैंड को धराशायी कर दिया और बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय प्रशंसक मौजूद है, मैच देखने आए थे। सबसे पहले सर आपसे बताना शुरू करते हैं, आप बताइए कैसा लगा मैच? एक तरफा ही रहा? एक तरफा रहा, लेकिन न्यूयॉर्क में हो रहा है, पहली बार देखना मिला, बहुत मजा आया। पहले मैंने कोहली को खेलते हुए नहीं देखा था, आउट हो गया जल्दी, लेकिन होपफुली इन पाकिस्तान गेम ही विंस द गेम। आप बताइए सर। I mean, बहुत बढ़िया स्टेडियम है, नया स्टेडियम है, न्यूयॉर्क में है, सो ऑफ कोर्स हैड टू कम। और इंडिया ने बहुत ही शानदार बॉलिंग और बैटिंग करी है, तो I mean, I wanted 40 ओवर होते, but you know, it was still a great win. It's a one-sided match, एक तरह से एक तरीके से हुआ। आप बताइए आपको कैसा लगा? हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, वेरी गुड बॉलिंग। रोहित शर्मा का 50 वाज टेरिफिक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूयॉर्क में गेम देखना 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि न्यूयॉर्क में कोई बैठ के वर्ल्ड कप का गेम देखेगा। देश बदल रहा है ना, क्योंकि न्यूयॉर्क में क्रिकेट आ रहा है। एकदम पक्का देश बदल रहा है, एंड आई एम श्योर दे विल डू वेरी वेल विद दिस स्पोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। बच्चे लोग मेरे साथ हैं, ये दिन भर गाते रहे। क्या गा रहे थे आज मैच के टाइम? Your fielding is terrified, India's on fire. Your fielding is terrified. सारा टाइम ये बच्चे यही गाना गा रहे थे, इंडिया को चीयर अप करते थे। और ये है भारत के अगली जनरेशन जो भारतीय टीम के लिए दीवानगी रखते हैं और मैच जीतना चाहते हैं। और अगला मैच भी इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तो ये लोग चाहेंगे कि ये लोग आए और मैच भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच वो भी आराम से जीत जाए। क्या आप इस जश्न के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। तो वाकई अमेरिका में क्रिकेट का एक नया अध्याय जो है वो लिखा जा रहा है। वैसे अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच मुकाबले की। तो ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने बारबाडोस में खेले गए अपने पहले मुकाबले में ओमान की टीम को 39 रन से हरा दिया। मैच में ओमान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 164 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस ने 56 और 67 रन की पारी खेली। ओमान की टीम 165 रन के लक्ष्य के आगे 9 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 3 विकेट झटके। वहीं बात करें युगांडा के मैच की, तो अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेले जा रहे टी20 क्रिकेट विश्व कप में युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत हासिल की। टॉस जीतकर युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पापुआ न्यू गिनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 77 रन बनाए। इस आसान से लक्ष्य को युगांडा ने 18.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 78 रन बनाकर हासिल किया। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री आज अपना आखिरी बार कहना पड़ेगा कि भारतीय टीम की अगुवाई करने मैदान पर उतरेंगे। भारत का सामना फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में आज कुवैत से होगा। ये मुकाबला शाम को 7 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। टीम के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वो अपने कप्तान को जीत के साथ विदाई दें। भारतीय टीम के लिए ये मैच करो या मरो की तरह है। टीम अगर इस मैच को जीतती है तो वो पहली बार 18 टीमों के क्वालिफायर के अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए बेहतर स्थिति में खुद को पाएगी। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की, जहां जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह लगातार चौथी मर्तबा है जब ज़्वेरेव ने खुद को फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में पहुंचाया है। ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एलेक्स डे मिनोर को 6-4, 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर एक नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ कल सफलतापूर्वक उड़ान भरी। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से ये उड़ान भरी गई। ये पहली बार है जब यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा बनाए गए एटलस बी रॉकेट के जरिए संचालित इस कैप्सूल में लोगों को बैठाया गया।
सुनीता विलियम्स के अलावा नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एक दिन की यात्रा के लिए इस पर सवार हुए। गौरतलब है कि इससे पहले सुनीता विलियम्स ने 2006, 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने मिशन के दौरान एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक और स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। तो निखिल, स्पेस की खबरों के साथ साथ खेल की खबरों का भी आपने इस वक्त देखा कि क्या कुछ रही खेल की खबरें, साथ ही साथ स्पेस जगत की ये जो खबर थी वो भी आपने देखा। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी आप खबर के लिए बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अब दुनिया भर की खबरों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर क्लाउडिया शेवाम को बधाई दी है। एक्स पर अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि ये मेक्सिको के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम एक दूसरे का सहयोग लगातार करते रहेंगे और साथ मिलकर विकास करेंगे। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका गैर मैक्सिकन प्रवासियों को मेक्सिको के बजाय सीधे उनके अपने देशों में निर्वासित करने के लिए एक समझौता किया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने बुधवार को ये जानकारी दी। मैक्सिकन नेता ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव पर काम करने को तैयार हैं। ये समझौते का उद्देश्य नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले अमेरिका जाने वाले प्रवासियों के प्रवाह को कम करना है। और बुधवार को हुए नए नियम के अनुसार अमेरिकी अधिकारी अवैध रूप से सीमा को पार करने वाले प्रवासियों को मेक्सिको वापस भेज सकते हैं या निर्वासित कर सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर है उस लिहाज से। और यूरोपीय संघ के 27 देशों में आज से चुनाव शुरू होगा। 9 जून तक चलने वाले इस चुनाव प्रक्रिया में पहले दिन डच मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही नीदरलैंड ब्लॉक यूरोपीय संसद के चुनाव के इस दौर में मतदान करने वाला पहला देश बनेगा। इस बार के चुनावों में लगभग 37 करोड़ मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए यूरोपियन संसद के 720 सदस्यों को चुनेंगे। यूरोप का मतदाता मुख्य रूप से प्रवासी नीति, दक्षिण पंथ, यूक्रेन युद्ध और उस सब के चलते बढ़ती महंगाई, प्रवासियों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने को लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर ध्यान रखकर मतदान करेगा। दरअसल यूरोपीय संसद दुनिया की अकेली सीधी चुनी हुई इंटरनेशनल असेंबली है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चुनाव होगा ये। तो लगभग 37 करोड़ मतदाता वहां चुनाव करेंगे। और चेक रिपब्लिक के पॉलिसिल्स शहर में कल एक ट्रेन हादसा हो गया। बुधवार शाम को हुए इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया है कि यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बचाव और राहत की टीमें मौके पर ही घटनास्थल पर पहुंची और ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। हालांकि पॉइडल क्षेत्र के गवर्नर मार्टिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कहा कि यात्री ट्रेन का संचालन एक निजी रेल कंपनी ने किया है। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें।
हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल